व्याख्यान विधि कौशल किसी भी घटना, संप्रत्यय, सिद्धांत या तथ्यों को छात्रों को समझाने की दृष्टि से शिक्षक कई कथनों का प्रयोग करता है, उसे व्याख्या कहते हैं। व्याख्या का क्या अर्थ आप समझ रहे हैं? व्याख्या का यह अर्थ होता है, जैसे कि अगर अभी हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करें तो उसके बारे में कुछ सिद्धांत होगा, उसका कुछ तत्व होगा, कुछ फैक्ट्स होगा, कुछ उसको समझाने की दृष्टि से हम लोग बहुत सारी कथन का प्रयोग करते हैं, छोटे प्रयोग करके या छोटी बातों को तोड़ के या उदाहरण के जरिए या फिर कोई घटना को विस्तार पूर्वक बताते हैं, तो उसी को हम लोग व्याख्यान कौशल कहते हैं। व्याख्या का स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में जाने तो व्याख्या छात्रों के पूर्व ज्ञान, रुचि और कक्षा स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो भी हम लोग व्याख्या करेंगे वो हम लोग के पूर्व ज्ञान, रुचि और कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। हम लोग का क्लास का लेवल ऐसा ना हो कि हम पढ़ा कुछ रहे हैं और छात्रों के सर के ऊपर से जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब कि आपका भाषा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो और गूंज रहा हो। आपका भाषा सिंपल होगा तभी बच्चा ज़्यादा ध्यान देगा। भाषा विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस पर आधारित होनी चाहिए। इस विधि में उच्चारण मधुर तथा स्पष्ट होना चाहिए। ये जो विधि होती है उसमें जो हम लोग का उच्चारण होता है वो मधुर होता है और स्पष्ट होना चाहिए। व्याख्या बहुत ज़्यादा लंबी तथा उबाने वाली नहीं होनी चाहिए। यह निरंतर छात्रों की उत्सुकता में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। शिक्षक को व्याख्या कर्मिक रूप से करनी चाहिए। अगर हम बात करें तो यह निरंतर छात्रों की उत्सुकता में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक को हम व्याख्या कर रहे हैं तो उससे क्या हो, छात्र उत्सुक हो, रुचि उत्पन्न हो जाए उसमें। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के समय उसके स्पष्टीकरण के लिए छात्राध्यापक को TLM, जिसको शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें चार्ट हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा, या फिर समुचित प्रयोग करना चाहिए, या फिर कुछ भी आप ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड वगैरह का यूज़ करना, ग्लोब का। इससे क्या होता है, रुचि उत्पन्न होता है, बच्चे अधिक इंटरेस्ट पैदा होता है, ताकि ध्यान देते हैं और उन्हें समझ में अच्छे से आता है। व्याख्या कौशल के उद्देश्य: कक्षा में छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को कम समय में अधिक विषय वस्तु को बतलाना, छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट और सहज बनाना। जैसा कि हमने पढ़ा, व्याख्या कौशल क्या होता है, किसी भी घटना को हम पूरी तरह से उसको डील करते हैं तो बहुत सारे कथनों का प्रयोग करते हैं, संप्रत्यय का प्रयोग करते हैं और अच्छे से समझाने का ये प्रयास करते हैं, और इसके द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, उत्सुकता बढ़ती है, वे जागरूक होते हैं। व्याख्या करने के लिए हम तरह तरह के चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। विषय वस्तु आज जिस चीज़ टॉपिक पे व्याख्या करें उसी टॉपिक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं और टॉपिक दूसरा फिर ले आए उसमें इंक्लूड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना रुचिकर नहीं, बोरिंग हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या होता है, ये हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है, फिर हम लोग को अधिक से अधिक विषय वस्तु को बतलाने में मदद करता है, हम लोग की रुचि को उत्पन्न करता है, हमारे चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास करता है। हम इसका विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो व्याख्या कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर इस कौशल में दक्षता प्राप्त करना। इसका विशिष्ट उद्देश्य हो गया कि व्याख्या कौशल के बहुत सारे घटक हैं, उन घटकों का हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे और उसमें हम लोग को दक्षता मिलेगी, तभी जाके हम लोग उस कौशल को सीख पाएंगे अच्छे ढंग से। व्याख्या कौशल का महत्व: यह उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है, यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक होता है। व्याख्या कौशल हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि हायर क्लास में ही हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगर बच्चे के क्लास में हम लोग व्याख्या करने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, तो फिर बच्चा उतना समझ नहीं पाएगा। उसको तो एग्जाम्पल के जरिए, खेल विधि के द्वारा या फिर कोई और विधि जो उसके लिए मज़ेदार, पोएम रिसाइटेशन वगैरह, स्टोरी टेलिंग मेथड्स, ये सारा छोटे कक्षाओं में उपयोगी होता है। बड़े कक्षाओं के लिए व्याख्या कौशल ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा छात्र रहते हैं और शिक्षक के पास उतना टाइम नहीं रहता। लिमिटेड टाइम में अधिक से अधिक बातों को वो व्याख्या के द्वारा बताते हैं। इस कौशल के प्रयोग से छात्र में तर्क करना, चिंतन करना तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है।
कम समय में अधिक से अधिक सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाया जाता है। अधिक से अधिक संख्या में छात्र इसे सुनकर नोट कर सकते हैं। इसके प्रयोग से छात्रों में ध्यान केंद्रित करने की आदत हो जाती है। जब भी कोई व्याख्या करता है कोई भी शिक्षक, तो छात्र एकदम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसे ध्यान केंद्रित करने की उसको आदत हो जाती है। इसके अलावा किसी प्रकरण में प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। व्याख्या कौशल देते समय शिक्षक बहुत सारी बातों को ध्यान में रखता है जो बालकों के भावी जीवन में उपयोगी सिद्ध होता है। बहुत सारी ऐसे बातों को शिक्षक बताता है जो उसके जीवन से रिलेटेड होते हैं। वो व्याख्या करते समय ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देता है जो उसके भावी जीवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। एक ही समय में बड़े से बड़े समूह का शिक्षक होने के समय ही की बचत होती है। अभी मैंने बताया जैसे कि समय की बचत करवाता है, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा होता है तो व्याख्या के द्वारा समय का बचत होता है। इससे शिक्षक को सदैव क्रियाशील रहना पड़ता है। और जब वो जो भी टीचर व्याख्या कर रहा है तो उसको क्रियाशील रहना पड़ता है। इसमें शिक्षक सदैव अध्ययनशील रहता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको व्याख्या कौशल का उद्देश्य के बारे में, तो वो मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, व्याख्या ही कर रही हूँ। तो ये भी व्याख्या कौशल में ही आता है। अब व्याख्या कौशल के दोष के बारे में जानेंगे तो ये केवल शिक्षक ही क्रियाशील इसमें रखता है, जबकि छात्र निष्क्रिय रहते हैं। जब भी टीचर बोलता है तो सिर्फ बोलता टीचर ही चला जाता है और छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं। तो ज़्यादा देर तक अगर शिक्षक बोल रहा है तो छात्रों को बोरियत महसूस होती है। यह विधि केवल उच्च कक्षा एवं शिक्षा के लिए उपयोगी है। बालकों की अपेक्षा शिक्षक का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित है। केवल योग्य एवं बोलने के में प्रवीण अध्यापक ही व्याख्या पद्धति का सही अनुकरण कर सकता है। जो टीचर अच्छे ढंग से बोलते हैं, जिनका आवाज़ में पूरी तरह से प्रभावशीलता होगी, वो अच्छे से व्याख्यान कौशल का उपयोग कर सकता है। विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है तथा इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें जो कुछ भी बोला जाता है वो अस्थायी ना होकर अस्थायी होता है, क्योंकि जब हम एक बार शिक्षक या कोई बोल देता है तो हमारे दिमाग में तुरंत से घुस नहीं, थोड़ा टाइम के लिए वो रहता है, बाद में फिर वो भूल जाते हैं। व्याख्या के दौरान यदि कोई छात्र समझ ना पाए तो शेष व्याख्या समझने में दिक्कत होती है। अगर कोई सा भी लाइन जैसे कि ध्यान इधर से उधर भटक जाता है तो लाइन को हम लोग सही ढंग से सुन नहीं पाते तो पूरा ही गड़बड़ा जाता है टॉपिक। सावधानियाँ। व्याख्या शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। व्याख्या को उपदेश के रूप में नहीं देना चाहिए। ये सारी सावधानियां हमें जब भी हम व्याख्या करेंगे तो इसका ध्यान रखना चाहिए। यह कौशल छात्रों के पूर्व अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। व्याख्या पाठ के उद्देश्य के अनुसार छोटी या लंबी होनी चाहिए। व्याख्या करते समय छात्रों के बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? छात्रों की आयु, उसकी मानसिक स्तर, ये व्याख्या को प्रभावित करते हैं। कोई भी छोटा बच्चा है, अगर उसको हम व्याख्या कौशल के ज़रिए पढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। उसका मानसिक स्तर जैसा होगा वैसे ही हम लोग को पढ़ाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा कक्षा का छात्रों को हम बड़ा कक्षा की बात समझाएंगे तो उसके समझ में आ जाए। छात्रों को पूर्व ज्ञान व अनुभव। अब कोई भी टॉपिक बच्चा पढ़ा हुआ उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर दूसरे टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम कोई नए टॉपिक को पढ़ाने लगेंगे और जो उसके पूर्व ज्ञान में है ही नहीं तो उसको सीखने में दिक्कत होगी। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। हाँ, कई बार पारिवारिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार में झगड़ा झंझट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो छात्र की मानसिक बहुत ज़्यादा वो टेंशन में होते हैं, जिसकी वजह से वह कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसका ध्यान हमेशा घर पर ही लगा रहता है। या तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि 2 छात्र हैं, दोनों जुड़वा हैं और जैसे ही बेल लगता है वो लोग घर जाने के लिए बहुत ही जल्दबाजी मचाते हैं ताकि वो घर जैसे, क्योंकि जो दोनों में से एक जो रहता है वो बहुत ही चालाक होता है। दोनों वो अपने हमशक्ल का फ़ायदा उठा के दोनों का खाना खा जाता है। इसलिए दोनों कक्षा ख़त्म होने का इंतज़ार भी नहीं करते। उनके मन में चलता रहता है कि कब कक्षा ख़त्म होगी और हम जाके खाना खाएंगे। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पहले आएगा उसी को खाना मिलेगा, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। बल्कि जो भी बच्चा जिस टाइम आया
और उसके बाद आपको पहचान के अनुसार भी बच्चे को खाना देना चाहिए। भौगोलिक स्थिति की बात करें जहाँ से छात्र आते हैं, हाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि को व्याख्या कर रहे हैं ना, तो अब जहाँ से छात्र आ रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्रों इलाकों के बारे में अगर बताएंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। भाषा और संस्कृति, उसकी भाषा में अगर हम लोग शिक्षा देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। उसकी संस्कृति के को जोड़कर कोई भी व्याख्यान कौशल या का प्रयोग करते हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो हम लोग अगर छात्रों के जीवन से जोड़ दें, छात्रों की भाषा से जोड़ दें, उसके संस्कृति से जोड़ दें, तो छात्र जल्दी सीख पाएगा।